हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। एंड आज की क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर को हम कर देंगे फिनिश। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इन सबका सॉल्ट बनेगा तो उनका पीएच क्या क्या होगा। राइट नाउ आज की क्लास में हम बफर सॉल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक हम ये कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और बफर सॉल्यूशन से इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। बफर सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ये बफर सॉल्यूशन भाई? यस, बफर सॉल्यूशन ये है क्या? सो बेसिकली जो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर दे, ठीक है, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर दे उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया कि मतलब पीएच चेंज नहीं होने दे रहा है। बट ये हमारे किस काम का है ना। हम इसको कैसे मतलब बफर सॉल्यूशन हमारे कैसे काम आ सकता है। तो ये समझो, आप गए लैब में, आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, जिसके लिए आपने एक सब्सटेंस को रेडी किया, एक केमिकल बनाया जिसका पीएच मान लो 4 है। ठीक है, आपने एक सब्सटेंस बनाया जिसका पीएच कैसा है? 4 है। ओके, अब दो चीजें होंगी। आपने सोचा कि चलो ठीक है भाई, बाकी आधा एक्सपेरिमेंट हमने आज कर लिया एंड बाकी का एक्सपेरिमेंट अब हम नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, जिस भी बीकर में ये जो सोल्यूशन रखा था वो एज इट इज खुला रह गया। ठीक है, खुला रह गया, लैब में रह गया। अब हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम वही रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, देखो हमें पता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखा कि ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में इतना ज्यादा अगर एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा जिसका पीएच 4 है, तो क्या इसके पीएच को, देखो इसका पीएच ऑलरेडी 4 है बट इसके साथ एक एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, तो इसके चांसेस है ना कि इसका पीएच नेक्स्ट डे 4 नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट डे अब इसका पीएच 4 नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा ऑब्वियसली इसका पीएच। सो लेट्स सपोज कि अब इसका पीएच हमारा 3 हो गया, मान लो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है, हम क्यों खुला रखे जब हमको पता है कि नेक्स्ट डे हमको एक्सपेरिमेंट करना ही है ना। हम क्यों उसको ओपन में रखेंगे? हम एक काम करते उसको ढक देते ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट ना करे और उसका पीएच बहुत ज्यादा चेंज ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें एज इट इज इसी सब्सटेंस को अगले दिन भी यूज करना है। ठीक है, अब जरा सा लैब में जाओ, है ना, और देखो कि लैब में केमिकल्स किस में रखे होते हैं। ठीक है, दिखा किस में रखे होते हैं? वो जो कांच की बॉटल्स होती है ना छोटे छोटे, उसमें केमिकल्स रखे होते हैं। वो कांच की जो बॉटल होती है वो किससे मिलके बनती है? तो बेटा वो एल्कली से मिलके बनती है। अरे तो क्या हो गया? अगर वो एल्कली से मिलके बनती है तो क्या हो गया? एल्कली यानी कि ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक इसी केमिकल को इस बीकर में रखा, वो कांच के जार में रखा, उसको ढक दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो उस बीकर के साथ ही रिएक्शन कर देगा। पॉसिबल है ना, क्योंकि वो तो बेस है। ठीक है, ये तो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर इसने अपने पीएच को मेंटेन नहीं किया तो 100% वो उस एल्कली के साथ, यानी कि जिस बीकर में वो रखा हुआ है केमिकल, उसके साथ रिएक्ट करके फिर से अपना पीएच चेंज कर लेगा। अब पहले इसका पीएच 4 था, अगर वो एल्कली के साथ रिएक्ट होता है तो हो सकता है कि इसका पीएच अब हमारा 5 हो जाए। हमने बनाया ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 4 है, अगर हम खुले में रखते हैं तो उसका पीएच 3 हो जाएगा। अगर हम उसको बॉटल में रखेंगे तो उसका पीएच कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ होगी। अब अगर हम अगले दिन रिएक्शन करते हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बफर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं ताकि वो अपने पीएच को मेंटेन कर सके, है ना। अगर उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एसिड भी चला जाता है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ बेसिस भी चले जाते हैं तो उन सॉल्यूशन को फर्क नहीं पड़ता, उनके पीएच कभी चेंज नहीं होते। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। आया समझ में
क्या होता है बफर सोल्यूशन? सो बफर सोल्यूशन आर द सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जो पीएच को चेंज होने नहीं देता है व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड टू इट। ठीक है, ओके। सो यहां पे अभी हमने देखा कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस डालेंगे तो भी इसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका पीएच चेंज नहीं होगा। एंड ये देखो हमारे कहां कहां काम आता है, हमारी जो बॉडी है ना, उसमें जो ब्लड है ना, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड का पीएच है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, चाहे हम कितनी भी एसिडिक जगह पे आ जाए, हम कितनी भी बेसिक जगह पे आ जाए, हमने कितना ही एसिडिक खाना क्यों ना खाया हो, हमने कितना ही बेसिक खाना क्यों ना खाया हो, हमारा जो बॉडी का पीएच है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो ब्लड में हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच मेंटेन रहता है, प्लस जो मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं वो भी उस पीएच को पीएच हमारा मेंटेन रहे उसी को देख के बनाई जाती हैं। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच बिगड़ा तो हमारी तबियत भी बिगड़ जाएगी भाई, है ना। पीएच अगर बिगड़ता है तो हमारी तबियत भी बिगड़ जाएगी। अब हम यहाँ पे कितने टाइप के बफर सॉल्यूशंस होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं। यस, 2 टाइप्स के यहाँ पे हमको बफर सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ पे हमको बफर सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। पहला बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जो वीक एसिड एंड वीक बेस होते हैं। ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस इन अ सॉल्यूशन, तो वो हमारा पहला बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड दूसरा बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। पहला वीक एसिड वीक बेस सॉल्यूशन में, दूसरा मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 2 टाइप के हमारे बफर सॉल्यूशन मेजरली होते हैं। सो फर्स्ट है हमारा when weak acid and weak base are in solution। ठीक है, weak acid and weak base are in solution। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा weak acid and weak base का? weak acid is CH3COOH and weak base लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था NH4OH। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो ये क्या सॉल्ट बना लेंगे? CH3COONH4। क्या बन जाएगा? CH3COONH4। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, यानी कि बेंजीन के साथ COOH ग्रुप ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो भी हमारा सेम ही बनेगा NH4OH। तो ये बन जाएगा हमारा बेंजीन के साथ COONH4। ये भी हमारा सॉल्ट है एंड ये भी हमारा सॉल्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? सॉल्ट है। दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ये हमारा कहलाएगा बेंजोइक एसिड। सो ये फर्स्ट टाइप का हमारा बफर सॉल्यूशन था। नाउ अब सेकेंड टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज एसिडिक बफर, सॉरी नॉट एसिडिक, इट्स मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमें बहुत सारे टाइप मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमें टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे पहला टाइप का बफर सॉल्यूशन है हमारा एसिडिक बफर। इसमें आपको एसिडिक बफर भी मिलेगा एंड बेसिक बफर भी मिलेगा। सो वन इज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एसिडिक बफर क्या होता है, कैसे बनता है एसिडिक बफर। जब वीक एसिड का, ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, जब इनका मिक्सचर बनता है तो दे कॉल्ड दी एसिडिक बफर। ठीक है, वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड का सॉल्यूशन प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन,
तो वो जाके एसिडिक बफर बनाता है। वीक एसिड में क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये हमारा वीक एसिड है, और ये हमारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो वीक एसिड CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में हम NaOH यूज कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली ये ना लिख के हम इसकी जगह पता है क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं CH3COONH4, CH3COO नॉट NH4, इट्स Na, ये हमारा Na, ये बन जाएगा CH3COONA रिएक्ट विथ CH3COOH। ठीक, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा एसिडिक बफर सोल्यूशन का। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वीक एसिड में हमने ले लिया है HCN। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो HCN प्लस NaOH क्या बना देगा, NaOH। यस, HCN प्लस NaOH मिलके क्या बना देगा, हम इसकी जगह NaCN भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसकी जगह NaCN भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन बन गया। ठीक है, थर्ड है हमारा CH3COOH। अब यहां पे हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड हमारा यही रहेगा, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में हमने KOH ले लिया, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOK। CH3COOK क्लियर है, CH3COOK। तो ये इतने एग्जाम्पल्स है, CH3COOH प्लस CH3COONA एक एग्जाम्पल, HCN प्लस NaCN दूसरा, CH3COOH प्लस CH3COOK ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है एसिडिक बफर सोल्यूशन का। बनता कैसे है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन से। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम वीक बेस के बारे में। यस, तो यहीं पे बात करें, हाँ वीक बेस के बारे में अभी हम यहां पे बात करेंगे। सेकेंड इज वीक बेस। तो जिस तरीके से हमने देखा कि एसिड कैसे बनता है, वैसे ही अब बेस के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा वीक बेस सोल्यूशन प्लस, ठीक है, वीक बेस सोल्यूशन प्लस वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन, इससे हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन बनेगा। वीक बेस नहीं, बेसिक बफर सोल्यूशन। दिस इज बेसिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर। अब फटाफट से इन सबके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वीक बेस में हमने ले लिया यहां पे NH4OH। ठीक है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो वीक बेस है हमारा NH4OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या हो जाएगा, HCl। इसको अगर हम लिखे तो इसको हम सीधा NH4Cl लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल NH4OH प्लस NH4OH, यहां पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे HNO3। तो इससे इन दोनों का हमारा सॉल्ट क्या बन जाएगा, NH4NO3। दिख रहा है ना, NH4NO3, NH4NO3। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं एसिडिक बफर के एंड बेसिक बफर के। ठीक है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, है ना, किस तरीके से यहाँ पे काम होगा कि हम ये बोल पाए कि हाँ एसिड या फिर बेस अगर हम सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, बफर सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो ऐसा उसके अंदर क्या हो जाएगा कि उनका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा उनके अंदर क्या हो जाएगा कि उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो अब हम जरा सा बफर के एक्शंस के बारे में जानते हैं कि किस वजह से इनका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सो बफर एक्शंस। ठीक है,
हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ले लिया है CH3COONH4, ठीक है, CH3COONH4 एक्वस में डालेंगे तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन दी गई है इन सब की। इनिशियली हमें ये 0.2 मोलर दे रखा है, मान के चलो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो भाई कुछ नहीं बनेगा, है ना। फिर हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि इसका डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया एंड ये हमारा यहाँ पे 0 है, ये हमारा 0.2 है एंड ये भी हमारा 0.2 प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि बफर सोल्यूशन है कि नहीं है, तो इसके अंदर या तो हम एसिडिक सब्सटेंस डाल सकते हैं या तो हम बेसिक सब्सटेंस डाल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या डाल दिया, अब हमने इसमें, इसके पास ऑलरेडी हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने इसमें डाल दिया HCl डाल दिया, चलो ठीक है। हमने इसमें क्या डाल दिया, HCl, ऐड HCl, लिक्विड HCl है तो साथ ही साथ इसमें पानी भी होगा, ठीक है। लिक्विड HCl है तो इसके साथ ही साथ पानी भी होगा। तो अब HCl का डिसोसिएशन पानी में कैसे होता है, HCl प्लस वाटर क्या बना देगा भाई, HCl प्लस वाटर क्या बना देगा, H3O प्लस Cl नेगेटिव। जैसे ही हमने सोल्यूशन के अंदर एसिड डाला, देखो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया। पहले एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास कितना था, 0.2 मोलर एसिड था हमारे पास, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.1 मोलर है। स्टार्टिंग में तो भाई कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 0.1 और ये हमारा 0.1, ठीक है। अब देखो पहले हमारे पास एसिड की जो क्वांटिटी थी वो 0.2 थी, लेकिन अब उसमें 0.1 एसिड और ज्यादा ऐड हो गया, मतलब अब तो हमारा ये बफर सोल्यूशन नहीं है, है ना, इसका पीएच तो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो H आयन आया है इसको कौन न्यूट्रलाइज कर देता है, CH3COO नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। कितने मोल है देखो, यहां पे देखो CH3COO नेगेटिव ये हमारा 0.2 मोल था, ठीक है। ये गिवन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि कितने मोल था भाई, 0.1 मोल था, यानी कि कुछ क्वांटिटी ऑफ एसिड यहां से हमारा कम हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3COOH और साथ ही साथ यहां से क्या मिल जाएगा, हमको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है ये कितने गिवन है, ये हमारी 0.1 आएगी, 0.1 तो यहाँ पे 0.1 बन जाएगा, यानी कि CH3COO नेगेटिव की क्वांटिटी कम हो गई बट CH3COOH की क्वांटिटी 0.1% से बढ़ गई है। इसका मतलब सब्सटेंस तो एसिडिक है लेकिन ये वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड, इसके चेंज होने से, इसके बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर HCl डाला हमने, सोचो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए था पीएच में, ठीक है। बट HCl के पास, HCl से जो H3O पॉजिटिव हमको मिला है व्हेन HCl रिएक्ट विद वाटर, उसने जाके एसीटेट के साथ रिएक्शन किया और अब हमको ये मिल जाएगा विच इज वीक एसिड, जिसकी वजह से बफर सोल्यूशन पे एज सच कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा वीक एसिड है और इसका डिसोसिएशन भी बहुत कम होता है, लगभग 0 से 5% के बीच में, तो ज्यादा हमें चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। आया समझ में, इस तरीके से बफर जो है वो काम करता है, राइट। चलो, तो इतना होने के बाद देखो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया, आप एक बार बेस ऐड करके देख सकते हैं, एक बार हमने एसिड ऐड करके देख लिया, तो इस तरीके से हम अलग अलग कंपोनेंट को ऐड करके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे एसिड एंड बेसिक बफर का, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर का हम पीएच कैलकुलेट करेंगे, सेम हम बेसिक बफर का भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, एक का कैलकुलेट करके फॉर्मूला बना लेते हैं तो दोनों का सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। एक एसिड तब तक एसिड नहीं होता जब तक वो पानी के साथ रिएक्शन ना कर दे, तो ये बन जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। इसका Ka कैसे लिखेंगे हम बेटा,
So Ka is concentration of H3O positive and X negative upon HX. वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, आ गया समझ में? यहां पे क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? है ना, हमें पीएच कैलकुलेट करना है, मतलब हमको H3O पॉजिटिव कैलकुलेट करना है, हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तभी हम पीएच कैलकुलेट कर पाएंगे. तो H3O पॉजिटिव को उधर भेज दो. ये हमारा आ जाएगा H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka इंटू X अपॉन HX. नाउ अब दोनों साइड हम माइनस लॉग बेस 10 ले लेते हैं. क्या कर लेते हैं? दोनों साइड हम माइनस लॉग बेस 10 ले लेते हैं. ओके, सो माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka एंड माइनस लॉग ऑफ H नेगेटिव अपॉन HX. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा माइनस लॉग ऑफ X नेगेटिव अपॉन HX. ठीक, क्लियर? अब ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम कैसे करें? ये बनेगा हमारा माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ X प्लस लॉग HX. ठीक है, यही हमारा बन जाएगा प्लस लॉग HX. ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं करना है हमें तो यहां पे ब्रैकेट बना लो और इधर माइनस रहने दो ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, इस तरीके से. क्या इतना क्लियर है? ये देख लो जल्दी, क्या इतना क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस ही आएगा ना यहाँ पे, तो इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा. क्या इतना क्लियर है? नाउ P माइनस लॉग H3O पॉजिटिव क्या होता है? यस, माइनस लॉग H3O पॉजिटिव क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए. हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे. क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा pH. दिस इज कॉल्ड pH. सो ये हमारा बन गया pH. माइनस लॉग Ka इज कॉल्ड pKa एंड यहां पे हमारा log x माइनस log hx. ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एंड बाद में माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है. ठीक है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट का साइन हटेगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा. सो इट विल बिकम log, ठीक है, log x माइनस hx, log x माइनस hx. ठीक है, सो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log, ये हमारा x माइनस क्या है? ये हमारा x माइनस क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड सॉल्ट एंड नीचे है हमारा एसिड. तो इस तरीके से हम pH को कैलकुलेट करते हैं. आपको ये आता है नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस log बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड. ठीक है, वहीं अगर हमें POH कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? POH के लिए हमारे पास pKb होना चाहिए. ठीक है, pKb प्लस log, ऊपर सॉल्ट एज इट इज रहेगा एंड नीचे हमारा क्या हो जाएगा? बेस. ये इक्वेशन किसने दी थी बेटा? तो ये इक्वेशन दी थी हेंडरसन-हेशल-बेच. तो इसको हम कहते हैं हेंडरसन-हेशल-बेच इक्वेशन. ठीक है, लिख लो. क्या हो जाएगा ये हमारा? हेंडरसन, आ रही है हेंडरसन-हेशल-बेच इक्वेशन. ठीक है, हेंडरसन-हेशल-बेच इक्वेशन, जिन्होंने हमें एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस के बारे में फॉर्मूला दिया था. ठीक है, पीएच एंड पीओएच कैलकुलेट करने के बारे में बताया था. नाउ तो यहां पे हमारा बफर सोल्यूशन होता है खत्म एंड अब हम बात करते हैं सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे. ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट. होता क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट?
कितनी आसानी से कोई सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट और अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी भी अफेक्ट होती है। ठीक है, सॉलिबिलिटी भी अफेक्ट होती है। तो जैसे NaCl है, CaCl2 है, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, NaCl and CaCl2, they are highly soluble in water, ये पानी के अंदर बहुत आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। एंड जो CaCl2 है, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, ठीक है, CaCl2 क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे सॉल्ट पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाए, पानी के अंदर जाके सॉल्युबलाइज ही हो जाए। अगर हम LiF के बारे में बात करें, ठीक है, ये जो सॉल्ट है ये पानी के अंदर जाके डिसॉल्व नहीं होता है, दे रिमेन अनडिसॉल्व इन वाटर, दे रिमेन अनडिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर जाके सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, ये पानी के अंदर जाके सॉल्युबलाइज नहीं होते। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे वर्क करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे वर्क करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहला फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, लैटिस एंथैल्पी। यहीं पे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, क्या होता है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है भाई, देखो हमको ये पता है कि सॉल्ट जो होता है वो एक लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे कैसे लैटिस होता है, अगर हम NaCl के बारे में ही बात करें तो वो हमको कुछ इस तरीके से क्यूबिक फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, वो हमको कुछ इस तरीके से क्यूबिक फॉर्म में नजर आएगा, जहां पे कॉर्नर पे हमारे Cl होंगे और एजेस पे क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम प्रेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से, मतलब ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे इसके मॉलिक्यूल्स बनाए, बट पूरा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, है ना, तो ये पहले डिसोसिएट हो जाएगा अपने केटायन एंड एनायन में। पानी के अंदर जाते ही ये अपने केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा, फिर ये वाटर के साथ सॉल्वेट होने की कोशिश करेगा। ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी, ये जो सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, एंड ये जो हाइड्रोजन है इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बेटा, क्लोरीन के साथ होगा। तो यहां पे क्या होगा, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे सो दे रिलीज सॉल्वेशन एंथैल्पी, है ना। तो अगर हम इनके स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करें तो जितनी ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेंगे उतने ज्यादा ये पानी के अंदर सॉल्युबलाइज होंगे, जितने कम ये एनर्जी रिलीज करेंगे मतलब उतने कम ये पानी के अंदर सॉल्युबलाइज है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एंथैल्पी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इनका स्टेबलाइजेशन जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा ये सॉल्युबलाइज होंगे पानी के अंदर, उतना ज्यादा ये उनका सॉल्वेशन हो जाएगा। तो स्टेबलाइजेशन इनका कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
स्टेबलाइजेशन इनका कैसा हो जाएगा बेटा, इनका नेगेटिव स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन वही हमने अभी बात की कि जो लिथियम फ्लोराइड है, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड जो होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होते। क्यों वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, क्या रीजन है? तो सबसे पहली चीज कि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द स्मॉल एटम, ठीक है, लिथियम भी एक छोटा सा एटम है, इनकी लेटाइस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, एंड इनकी सॉल्वेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि लेस नेगेटिव होती है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल, जितनी कम नेगेटिव उतना कम स्टेबल। तो ये वाटर के साथ अपना रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। पानी में जाने के बाद अगर ये अपने केटायन और एनायन में ब्रेक भी हो जाते हैं, ठीक है, पानी में जाने के बाद अगर ये अपने केटायन और एनायन में ब्रेक भी हो जाते हैं तो भी ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और इनका सॉल्वेशन एंथैल्पी बहुत कम नेगेटिव होता है, ठीक है। इस वजह से लिथियम फ्लोराइड जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते। क्लियर? ये तो नॉर्मल सॉल्ट के बारे में हमने बात की थी। लिथियम फ्लोराइड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। लिथियम फ्लोराइड के बारे में बात करेंगे। क्या है भाई लिथियम फ्लोराइड? सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम, ये हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड साथ ही साथ एक छोटा सा एटम है। वहीं अगर हम लिथियम के बारे में बात करें तो बेचारा ये भी छोटा ही एटम है, स्मॉल एटम एंड वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्मॉल एटम है बट ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। इनमें लेटाइस एंथैल्पी देखो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनेगा, बहुत तगड़ा बॉन्ड बनेगा, तोड़ना बहुत मुश्किल है इस बॉन्ड को। तो इनकी जो लेटाइस एंथैल्पी है, इसकी जो लेटाइस एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा हाई है, इनकी जो लेटाइस एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा हाई है ना। सॉल्वेंट विल नॉट एबल टू ओवरकम द अट्रैक्शंस ऑफ केटायन एंड एनायन, solvent will not be able to overcome the solvent will not be able to overcome the attraction between cation and anion, ठीक है। साथ ही साथ इनकी सॉल्वेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस नेगेटिव, सॉल्वेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस नेगेटिव, है ना। दैट मीन्स कि केटायन एनायन में ब्रेकडाउन होने के बाद भी, केटायन एनायन में ब्रेकडाउन होने के बाद भी विल नॉट एबल टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स, ठीक है, वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, ये खुद को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। दैट मीन्स cation and anion will not be able to stabilize, that means cation and anion, ठीक है, will not be able to stabilize, ठीक है, themselves, not be stabilized themselves by overcoming solvent interaction, overcoming solvent interaction, by overcoming solvent interaction and making a new solute interaction, and making a new solute interaction। यानी कि अगर ये अपने केटायन और एनायन में ब्रेक भी हो जाते हैं तो यहाँ पे वाटर है भाई, ठीक है, पानी पानी पानी,
ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपना एक झुंड बना रखा है, अपना एक ग्रुप बना रखा है ना। और यहां से अगर कहीं से भी मान लो लिथियम आता है, लिथियम पॉजिटिव, या फिर यहाँ से फ्लोरीन नेगेटिव, तो ये बोलता है नो एंट्री भाई, नो एंट्री, आप अंदर नहीं आ सकते, हमारे साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ पे ये कांट सॉल्युबल, ठीक है, ये सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते हैं, दे कांट सॉल्युबल। ये सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, है ना, पोलर का कॉन्सेप्ट, कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट पोलर डिसॉल्व इन सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर solute dissolve in polar solvent, non-polar solute dissolve in non-polar solvent, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसकी सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहला, अगर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलर है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। तो वो सब्सटेंस आराम से नेचर में सॉल्युबल है। एंड इफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इफ सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.1 एंड मोर देन 0.01 तो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मतलब 100% नहीं, आधा अधूरा सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। 0.1 सॉल्युबिलिटी देन 0.01, है ना, यस। तो ये हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल है, दिस इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। लेकिन अगर जो सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.01 मोलर तो सब्सटेंस हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंस हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? नाउ इसके बाद सॉल्युबिलिटी पढ़ने के बाद अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि अपने आखिरी टॉपिक पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? कि कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, उसी से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज KSP। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? KSP से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है भाई? क्या होता है सॉल्युबिलिटी का मतलब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute in 1 liter solution, ठीक है, number of moles of solute in 1 liter of solution। एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, BaSO4 का डिसोसिएशन किस में हो जाएगा? Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यस, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसका हम K कैसे निकालेंगे? Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव अपॉन BaSO4 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होना है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही ये चीज होगी, इसीलिए इसका K हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकाल दिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सो
के एस पी इज इक्वल टू, मान लो ये हमारा एस बना है एंड ये भी हमारा कितना बना है, एस ही बना है, ठीक है, दोनों के दोनों हमारा एस बना, फिर के एस पी इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। इस तरीके से हम के एस पी निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम के एस पी निकालेंगे एंड एस जो है हमारा दैट इज, इसकी यूनिट मोल पर लीटर है, ठीक है, एस की यूनिट हमारी मोल पर लीटर है। होता क्या है एस, एस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, एस क्या है, इट इज concentration of cation and anion. It is concentration of cation and anion in its concentration of cation and anion in its saturated solution at given temperature. At given temperature. तो क्या अब आपको क्लियर है कि S हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, एस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए, तो अब देखो हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है एकदम खत्म, ठीक है, हमारा यहाँ पे चैप्टर एकदम खत्म हो गया है एंड क्वेश्चन कर ले क्या एक, क्या एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लें, क्या एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर ले, यस, फटाफट से बताएंगे क्या हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कर ले। चलो एक क्वेश्चन करके फिर चैप्टर को हम खत्म करते हैं। हमारे पास एक सॉल्ट है A2X3 नाम का, ठीक है, ये सॉल्युबलाइज है प्योर वाटर में, है ना, सॉल्युबलाइज इन प्योर वाटर। A2X3 नाम के सॉल्ट को हम पानी के अंदर सॉल्युबलाइज कर रहे हैं, है ना, एंड जब ये सॉल्युबलाइज हो जाता है तो उसकी KSP की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, इट्स KSP इज 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -23, 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। तो हमें यहाँ पे S कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी। सो A2X3 किस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, 2A3 पॉजिटिव प्लस 3X2 नेगेटिव, इस तरीके से। अगर ये हमारा मान लो S है तो इसके कितने मोल्स बनेंगे 2S और इसके कितने बनेंगे 3S, यही बनेगा, पावर भी है यहां पे हमारे पास। सो KSP ये है हमारा 2S की पावर 3 एंड दिस इज 3S की पावर 2, 2S की पावर 3 एंड 3S की पावर 2। KSP की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। टू टू जा नहीं, यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही आएगा, 8S³ हमारा इधर आ जाएगा। क्या ये करेक्ट है कि नहीं है ये बता दो, हाँ, और यहां पे हमारा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9S²। देख लो भाई इतना करेक्ट है कि नहीं है, क्या ये करेक्ट लिखा है, AX है ना, ये हमारा 3 है यानी कि A हमारा A हमारा 3 हो जाएगा, A पे 3 है, ठीक है, और X हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यस, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 72, और S की पावर देख लो कितनी है, जल्दी S की पावर ऐड हो जाएगी 5, और यहाँ पे 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। तो यहां से आप S कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहां से अब आप S को कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है इतना,
तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे एंड मुझे कमेंट में आंसर बता देंगे कि क्या आपका आंसर आया है ना। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट करेंगे, फिर वहां पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश एंड अब हमारा पहली बुक हमारी खत्म है, दूसरी बुक का हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, रिडॉक्स कंप्लीट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ अब हमारा क्या बचता है बेटा, 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स बचते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगी कि अगर वो 1 शॉट में कंप्लीट हो पाया तो हम उसको 1 शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।